नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख काव्य रचना पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि और कीर्ति का आधार ग्रंथ है और सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इससे पहले की वीडियो में हम मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय और उनकी तीनों काव्य रचनाओं का संक्षेप में विवरण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन आज हम पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे पद्मावत का व्याख्या भाग भी हमारी पाठ्य पुस्तक में है। तो उसी व्याख्या भाग के आधार पर हम पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं को जानेंगे। पद्मावत जायसी द्वारा रचित प्रबंध काव्य है और यह काव्य सूफी साधना पद्धति का प्रतिष्ठापक काव्य है। इस कथा का पूर्वार्ध काल्पनिक है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। वस्तुतः यह एक रूपक काव्य है। पद्मावत की काव्यगत विशेषताएं अनुपम है। निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता है प्रेमाख्यानक काव्य। सूफी काव्य मूलतः प्रेमाख्यानक काव्य है, यानी सूफी काव्य के जितने भी ग्रंथ हैं वो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंदर आते हैं। ऐसे ही मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत भी प्रेमाख्यान काव्य है। इसके अंदर प्रेम की प्रधानता है। इसके अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है, यानी लौकिक प्रेम जो रत्न सेन और महारानी पद्मावती के बीच का प्रेम है, लौकिक प्रेम है, इसी लोक का प्रेम है, सांसारिक प्रेम है, उसके माध्यम से इन्होंने अलौकिक प्रेम को अभिव्यक्ति दी है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता ही है, पद्मावत के अंदर राजा रत्न सेन और पद्मावती की प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। इसके अंदर पद्मावती परमात्मा का और रत्न सेन आत्मा का प्रतीक है, यानी हमारे पॉइंट नंबर 2 के अंदर लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना वो यही है कि अगर हम लोक भूमि के पृष्ठ के ऊपर देखें, लोक पृष्ठभूमि के ऊपर अगर हम देखें तो इसके अंदर रानी और राजा दोनों की प्रेम कहानी है, लेकिन अलौकिक प्रेम की व्यंजना कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है और रत्न सेन आत्मा का प्रतीक है। तो इस तरह से यह अपने आप में एक प्रेमाख्यानक काव्य सिद्ध होता है, जिसका प्रमुख चित्रण जो है, विषय जो है वो है प्रेम, प्रेम की प्रधानता। तो पद्मावत के अंदर प्रेम की प्रधानता है। उसके पश्चात इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है कथा वस्तु या कथानक, यानी पद्मावत की कथा वस्तु या कथानक क्या है, किस प्रकार की है। तो वो इसके अंदर कवि ने विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया है। इसका जो कथानक है वो इस प्रकार है। सिंघल द्वीप का राजा गंधर्वसेन है और उसकी पुत्री पद्मावती अत्यंत सुंदर युवती है। जब पद्मावती 12 वर्ष की होती है तो अपने विवाह न होने की कसक अपने हीरामन तोते से कहती है। यह बात पता चलने पर राजा ने उसे मारने का प्रयास किया, परंतु पद्मावती के प्रयासों से वह बच गया और वह हीरामन तोता है वो बहेलियों द्वारा पकड़ लिया गया। दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के राजा चित्रसेन के यहाँ रत्नसेन का जन्म होता है। ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि यह बड़ा होकर सिंघल द्वीप जाएगा और ऐश्वर्य में राजा भोज और विक्रमादित्य के समान होगा। चित्तौड़गढ़ का बंजारा सिंघल द्वीप में व्यापार करने जाता है और हीरामन तोते को बहेलियों से खरीदकर चित्तौड़गढ़ ले आता है। तो राजा रत्नसेन हीरामन तोते की खूबियों को देखकर उसे खरीद लेता है। एक दिन रत्नसेन की अनुपस्थिति में उसकी रानी नागमती ने श्रृंगार करके हीरामन तोते से पूछा कि क्या तुमने सिंघल द्वीप में मुझसे अधिक सुंदर युवती देखी? हीरामन तोते ने जब पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताया तो नागमती ने उसे मारने का आदेश दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह तोता रत्नसेन के समक्ष पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करे। परंतु धाय और रत्नसेन के प्रयासों से तोता बच गया और अंततः रत्नसेन पद्मावती की खोज में चल पड़ा। उसने सिंघल द्वीप के शिव मंदिर में बैठकर पद्मावती के नाम का जाप किया और अंततः हीरामन तोते के माध्यम से पद्मावती और रत्नसेन का मिलन हुआ।
और अंत में रत्न सेन पद्मावती का विवाह हो जाता है और नागमती पति के वियोग में एक पक्षी के माध्यम से अपना संदेश सिंगल द्वीप भेजती है। पक्षी के माध्यम से संदेश पाकर रत्न सेन भी चित्तौड़ जाने के लिए व्याकुल हो उठते हैं और अंत में रत्न सेन पद्मावती को लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं। वह नागमती और पद्मावती के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं, परंतु उसके दरबार में राघव चेतन नामक विद्वान ने अपमानित होकर रत्न सेन का दरबार छोड़ दिया और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन के समक्ष पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन ने रत्न सेन के गढ़ को 12 वर्षों तक घेर कर रखा, परंतु एक दिन उसने धोखे से रत्न सेन को बंदी बना लिया। पद्मावती ने गोरा व बादल वीर योद्धाओं की सहायता से रत्न सेन को मुक्त करा लिया। अंततः रत्न सेन व अलाउद्दीन खिलजी में युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर रत्न सेन का स्वर्गवास हो गया और पद्मावती और नागमती ने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन के हाथ पद्मावती की राख लगी। कवि ने उपसंहार में बताया है कि तन चित्तौड़ है, मन राजा रत्न सेन है, हृदय सिंगल द्वीप है, बुद्धि रानी पद्मावती है, गुरु हीरामन तोता है, नागमती दुनिया धंधा है, राघव चेतन शैतान है और अलाउद्दीन माया है। इस तरह इसकी पूरी कथा वस्तु को अंत में कवि ने एक आध्यात्मिक अर्थ में बांधा है, इसको एक आध्यात्मिक अर्थ दिया है। उसके पश्चात इसकी जो अगली काव्य विशेषता है वो है काव्य रूप, कि यह काव्य रूप यानी महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, इसका क्या काव्य रूप है। तो काव्य रूप की दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि लगभग सभी सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों की ही रचना की है। तो इस तरह से पद्मावत भी अपने आप में एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के अंदर भी यह एक महाकाव्य है, क्योंकि इसके अंदर महाकाव्य के सभी लक्षण जो कि देखने को मिलते हैं। महाकाव्य के लक्षणों में कथा जो है वो सर्गों में विभाजित होनी चाहिए, नायक या नायिका धीरोदात्त और उच्चकुल से संबंधित होने चाहिए, प्रकृति का चित्रण हुआ हो उसमें, और श्रृंगार और वीर रस में से एक अंगी रस हो और सभी रसों का थोड़ा बहुत उसमें वर्णन हुआ हो। तो ये सभी विशेषताएं जो हैं वो हमें पद्मावत में देखने को मिलती है। तो इस तरह से पद्मावत अपने आप में एक महाकाव्य है। उसके पश्चात इसकी अगली विशेषता है भारतीय लोक जीवन व संस्कृति का चित्रण। सभी जितने भी सूफी कवि हैं, सभी कवियों ने अपनी काव्य रचना के अंदर, अपनी सूफी काव्य रचना के अंदर भारतीय लोक जीवन व संस्कृति का व्यापक चित्रण किया है। इन रचनाओं में हिंदू परिवारों को आधार बनाकर यहाँ के समाज, संस्कृति आदि का वर्णन किया है। इसी तरह से इसके अंदर पद्मावत के अंदर भी मलिक मोहम्मद जायसी ने भारतीय जीवन का और लोक जीवन का पूरा वर्णन किया है। जायसी ने वस्तु वर्णन के विधान में लोक जीवन की स्पष्ट छवियां अंकित की है। पद्मावत में लोक जीवन के पर्व, त्योहार, पनघट, चित्र, सखियों का हास परिहास, जीवन के लिए देव की मनौती इत्यादि का समुचित समावेश किया गया है। तो लोक जीवन से संबंधित वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। दूसरा है विरह वर्णन में लोक चेतना का स्पर्श। विरह वर्णन भी लोक जीवन को व्यंजित करता है। नागमती का विरह वर्णन ग्रामीण जीवन की नारी की याद दिलाता है। 12 मासा इसका ज्वलंत उदाहरण है। लोक जीवन के महीनों से संबंधित अनेक छवियां 12 मासा में सुरक्षित है। नागमती के वियोग वर्णन में कवि ने गांव के प्राकृतिक व्यापारों के मध्य ही विरह का चित्रण किया है। तो इस तरह से इसके अंदर भी हमें लोक चेतना का स्पर्श होता हुआ दिखाई देता है। उसके पश्चात दान पुण्य की परंपरा का निरूपण। जैसा कि भारतीय संस्कृति के अंदर हम देखने को हमें मिलता है कि प्राचीन काल से ही इसमें पवित्र तीर्थ स्थलों का विशेष महत्व माना गया है। सभी हिंदू स्त्री पुरुष, चाहे वे जनसाधारण के हो या फिर राजा या मंत्री हो, सभी की दृष्टि में तीर्थाटन करना आवश्यक है। सूफी कवियों ने भारतीय संस्कृति के इस तत्व का भी निरूपण किया है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के अंदर दान दक्षिणा का तो आदिकाल से ही महत्व रहा है, विशेष स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा इत्यादि पुत्र प्राप्ति, विवाह उत्सव इत्यादि पर गरीबों को खुलकर दान दक्षिणा देते थे। भारतीय संस्कृति की इस महान परंपरा का वर्णन भी मलिक मोहम्मद जायसी ने
सूफी इसके अंदर अपने पद्मावत के अंदर पूरी तरह से किया है। उसके पश्चात लोक जीवन में प्रचलित उपमानों का सन्निवेश। पद्मावत में लोक जीवन की व्यंजना करने के लिए जायसी ने लोक जीवन के उपमानों को भी ग्रहण किया है। इन लोक उपमानों और शब्द संयोगों के कारण पद्मावत लोक जीवन का ही काव्य ठहरता है। लोक जीवन से गृहीत उपमानों में पपीहा, हिंडोला इत्यादि प्रसिद्ध है। उसके बाद पद्मावत की अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भारतीय कवियों की आदिकाल से ही या संस्कृत काव्य शास्त्र से ही प्रकृति जो है वो कवियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है, एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया है, यानी प्रेरणा देने का कार्य किया है। तो इसके अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के अंदर भी प्रकृति का यथोचित प्रयोग किया है। जायसी के पद्मावत में प्रकृति चित्रण भाव रूप में हुआ है, यानी भावों को उभारने के लिए इन्होंने प्रकृति का प्रयोग किया है। प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में किया है। सिंगल द्वीप वर्णन में आलंबन रूप वर्णन है, यानी सिंगल द्वीप का जब वर्णन करता है कवि तो उसके अंदर आलंबन रूप है। आलंबन यानी आधार बनाना। उन्होंने प्रकृति को ही आधार बनाकर उसका चित्रण किया है। जैसे कि सिंगल द्वीप के सरोवर का वर्णन करता है, सिंगल द्वीप के कुओं का वर्णन करता है, सिंगल द्वीप के वन का वर्णन करता है, बाग बगीचों का वर्णन करता है कवि। तो वहाँ पर किसी दूसरी चीज़ का वर्णन करने के लिए प्रकृति का प्रयोग नहीं करता, बल्कि प्रकृति का वर्णन करने के लिए ही कवि काव्य रचना कर रहा होता है। सिंगल द्वीप वर्णन खंड में सिंगल द्वीप की प्रकृति का वर्णन कर रहा होता है, तो वहाँ आलंबन रूप वर्णन है। और नागमती वियोग खंड में उद्दीपन रूप का प्रयोग हुआ है, यानी प्रकृति जो है नागमती वियोग खंड में नागमती है वो विरह में जल रही है। किसके बिना? राजा रत्नसेन के बिना। राजा रत्नसेन सिंगल द्वीप चले गए हैं नागमती को चित्तौड़गढ़ में अकेला छोड़कर। तो यहाँ पर नागमती विरह में जल रही है, तो प्रकृति भी उसके साथ जलती हुई प्रतीत होती है। तो वह प्रकृति का उद्दीपन रूप है। प्रकृति के अंदर जो चीज़ें हैं, बारह मासा पद्धति है, बारिश है, सावन का महीना है, भाद्रपद का महीना है, तो वो क्या है? नागमती की विरह की भावना को उद्दीप्त कर रही है। उद्दीप्त यानी बढ़ा रही है। तो वहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप का चित्रण हुआ है। काव्य आदर्श, यानी काव्य का आदर्श क्या है? यहाँ पद्मावत जो कवि ने लिखा है उसका आदर्श क्या है? सूफी कवियों का काव्य आदर्श प्रेम के आध्यात्मिक स्वरूप का चित्रण करना था। तो यही जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी का भी काव्य आदर्श है कि प्रेम के आध्यात्मिक स्वरूप का चित्रण करना। उन्होंने समाज की कुरीतियों विसंगतियों को दूर करने के लिए संत कवियों की भांति न तो उपदेश दिया और न ही डांट फटकार लगाई। वस्तुतः उन्होंने सामाजिक संघर्षों को दूर करने के लिए कांता सम्मित मधुर उपदेश दिया। इसके लिए उन्होंने एक ओर तो भारतीय कथा, चरित्र, भाषा, संस्कृति आदि को अपनाया और दूसरी ओर सूफी मत के प्रेम तत्व का उसमें समावेश कर दिया। तो इसका सुखद परिणाम यह निकला कि जिस इस्लामी कट्टरता से हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध हो गए थे, अब उन्होंने भी सूफी मत की ओर अपना उदार दृष्टिकोण अपनाया। तो ये इनका काव्य आदर्श था कि समाज के अंदर एकता स्थापित करना, समानता स्थापित करना, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब लाना, निकट लाना। तो ये इनका काव्य का आदर्श था जिसमें इन कवियों ने पूरी तरह से सफलता पाई। उसके पश्चात है नारी चित्रण। नारी चित्रण, सभी सूफी कवियों ने नारी रूप का व्यापक चित्रण किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने नायिका के वर्णन में 3 रूपों का प्रयोग किया है। 3 रूपों में नारी का वर्णन किया है। आदर्श प्रेमिका, पतिव्रता पत्नी और ब्रह्म के रूप में इन्होंने नारी का चित्रण किया है। आदर्श प्रेमिका जैसे पद्मावती से राजा रत्नसेन सिंगल द्वीप में मिलते हैं तो वह एक आदर्श प्रेमिका सिद्ध होती है। पतिव्रता पत्नी नागमती और पद्मावती दोनों रानियां ही पतिव्रता पत्नी हैं, तो वहाँ पर पतिव्रता पत्नी के रूप में चित्रण हुआ है और ब्रह्म के रूप में चित्रण। यानी इसका अगर हम आध्यात्मिक अर्थ निकालें पद्मावत का, तो इसके अंदर
पद्मावती परमात्मा का और राजा रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है। तो आध्यात्मिक अर्थ में पिरोने पर पद्मावती जो है वो परमात्मा के रूप में चित्रित हुई है। तो इस तरह से इन कवियों ने नारी के उज्जवल रूप का चित्रण किया है, सुंदर रूप का चित्रण किया है। इन रचनाओं में यदि नायक को हम साधक कहें तो निश्चय ही नायिकाएं साध्य सिद्ध होती है। यानी पद्मावत के अंदर अगर हम राजा रत्नसेन को साधक माने तो पद्मावती साध्य है, साध्य जिसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तो वो यहाँ पर पद्मावती अपने आप में सिद्ध होती है, साध्य सिद्ध होती है। श्रृंगार व वीर रस की योजना, इसके अंदर कवि ने श्रृंगार और वीर रस अंगी रस के रूप में प्रयुक्त किए हैं। पूरा सूफी काव्य प्रेमाख्यानक काव्य है, तो जहाँ प्रेम का वर्णन होगा वहाँ श्रृंगार का भी वर्णन होगा। तो उसमें इसलिए पद्मावत के अंदर श्रृंगार रस की आदि से लेकर अंत तक अजस्त्र धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना में नायक नायिका के मिलन के माध्यम से संयोग श्रृंगार का और उनके बिछोड़ने पर विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है, और उन्होंने अपने संयोग श्रृंगार को अश्लील होने से बचाने का प्रयास किया है। यानी यहाँ पर राजा रत्नसेन और पद्मावती के मिलन के दृश्यों का कवि चित्रण करते हैं, तो कहीं पर भी अश्लीलता नहीं है इसके अंदर। मिलन दृश्य को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया है जैसे कि वहाँ पर भी आध्यात्मिकता की झलक दिखाई देती है। इसी प्रकार वियोग वर्णन में भी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। पद्मावत के अंदर नागमती वियोग वर्णन की सभी आलोचकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। नागमती वियोग खंड विप्रलंब श्रृंगार का अद्भुत उदाहरण है। इसके अंदर वीर रस का चित्रण भी हुआ है। जब नायक नायिका की रक्षा के लिए या पिता की सहायता के लिए दूसरे राजा के साथ युद्ध करता है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध होता है, गोरा बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उस समय इसके अंदर वीर रस का चित्रण है। राजा रत्नसेन, गोरा बादल, यहाँ तक महारानी पद्मावती की वीरता का रूप हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पर वीर रस का चित्रण है। भाषा, छंद और अलंकार इसकी अगली काव्य विशेषता है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी भाषा है। ठेठ अवधी भाषा यानी ग्रामीण बोलचाल की भाषा। जायसी ने अपने काव्य के अंदर साहित्यिक अवधि, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जिस अवधि का प्रयोग किया है, उस अवधि का प्रयोग अपने काव्य में ना करके ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य जनसाधारण तक अपनी बात पहुंचाना था। तो इन्होंने जनसाधारण की भाषा में ही अपनी विचार जो है, अपनी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा जो है उसको लिखा है। और उनकी अवधी भाषा में देशज और अन्य क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का भी समावेश हो गया है। इसके अलावा पद्मावत के अंदर दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग है। यानी पहले कवि ने दोहा छंद में अपनी बात कही है और फिर चौपाई छंद में अपनी बात कही है। दोहा और चौपाई दोनों छंदों का प्रयोग है। तो इस विद्वानों ने इसे कड़वक छंद का प्रयोग, कड़वक छंद भी बोला है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखक है, उन्होंने इस छंद पद्धति को कड़वक बद्ध पद्धति कहा है। यानी जिसके अंदर पहले दोहा और फिर चौपाई छंद का प्रयोग हो तो दोनों को मिलाकर एक कड़वक बन जाता है, और उन्होंने इस पूरी पद्धति को यानी इस मिश्रित रूप को कड़वक बद्ध पद्धति कहा है। और अलंकारों का प्रयोग, अलंकारों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर पद्मावत के अंदर कवि ने उपमा, यमक, श्लेष, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। जैसे शुरुआत वो करते हैं सिंगल द्वीप वर्णन खंड के अंदर अलंकृत काव्य भाषा है, जिसके अंदर कवि कहते हैं पानी भरे आव ही पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, पदम गंध तिन्ह अंग बसाही, भंवर लागी तिन्ह संग गिराही, लंक सिंगनी, सारंग नैनी, हंस गामिनी, कोकिल बेनी, यानी कोयल जैसी उनकी वाणी है, हंसों की तरह वह चलती है, सारंग यानी हिरण के जैसे उनके नयन हैं,
और शेरनी की तरह उनकी पतली कमर है। तो यहाँ पर क्या है, कवि ने रूपक बांधा है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। तो ये थी अपनी मलिक मोहम्मद जायसी कृत काव्य रचना पद्मावत की काव्यगत विशेषताएं। धन्यवाद।